ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कि एक नॉवेलिस्ट है जिसने आज तक बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं और उसकी फ्री टू रीड नॉवेल्स बहुत ज़्यादा ही फेमस हो गए जब इसने अपने नॉवेल के 400 चैप्टर्स को रिलीज किया, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया। और इतना ज़्यादा फेमस होने के बाद उसे उसके नॉवेल के ऊपर एक एडाप्टेशन गेम बनाने का ऑफर मिला। वो इस ऑफर को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश था। उसे लग रहा था कि अगर वो इसे साइन कर लेता है तो फिर उसकी जो नॉवेल है उसके ऊपर एक गेम बनाया जा सकता है और इससे वो काफी सारे पैसे कमाएगा और वो फेमस भी हो जाएगा। जैसा उसने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हमारे एमसी के पास एक ऐसी पावर आ गई जिससे उसके जो नॉवेल्स थे वो रियलिटी में चेंज होने लगे। जो भी वो लिखता था वो एक नई रियलिटी में चेंज हो जाता था और उस रियलिटी में उसे भी एंटर करना होता था ताकि वो उस कहानी के प्रोटैगनिस्ट को मार करके उस कहानी को खत्म कर सके। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जा रहा होता है एक सिस्टम विंडो जो कह रहा होता है कि आप इस कहानी के प्रोटैगनिस्ट जिसका नाम चार्ल्स अहर्नते है उसके सामने आ चुके हैं और उसके मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाइए। हमें फिर हमारा एमसी और चार्ल्स दिखाए जाते हैं जहां पर हमारा एमसी कह रहा होता है हे चार्ल्स रेडी हो जाओ मुझसे लड़ाई करने के लिए। चार्ल्स भी कहता है कि तुम बहुत ज्यादा ही ब्रेव हो, मुझसे यहां पर अकेले लड़ने चले आए। तुम्हारी ब्रेवरी का मैं तारीफ करता हूं पर तुम आज मरने वाले हो और मैं फिर सुप्रीम किंग बन जाऊंगा। ये सुनकर के एमसी रिप्लाई देता है ओह तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से हारने वाला हूं, चलो आज फाइट कर ही लेते हैं। और इसी के साथ सिस्टम विंडो अनाउंस करता है इस दुनिया का मेन प्रोटैगनिस्ट चार्ल्स अहर्नते और एक नॉवेलिस्ट जो कि अपने ही वर्ल्ड में एक मॉब कैरेक्टर के रूप में रिकारनेट हो गया है। तो चलिए देखते हैं इस फाइट में कौन जीतता है। दोनों ही एक दूसरे की तरफ रश कर देते हैं, दोनों की ही स्वॉर्ड्स एक दूसरे से टकरा जाती हैं और स्वॉर्ड्स के टकराने से इतना खतरनाक एनर्जी रिलीज होता है जिससे कि वहां पर डिस्ट्रक्शन आ जाता है, जमीन टूटने लगती है और तभी दोनों ही एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। पर तभी हमारा एमसी एक खतरनाक स्लैश मारता है जो कि बहुत ज्यादा ही डेविस्टेटिंग स्लैश होता है, जमीन फट पड़ती है पर उससे भी ये जो चार्ल्स होता है वो बच जाता है और पीछे हटते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे सारे मूव्स को पहले ही देख लिया है, समझ लिया है, इसलिए तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। और तभी बारी आती है चार्ल्स के अटैक करने की। वो एक खतरनाक स्लैश मारता है जो कि एक डायरेक्ट हिट होती है और ये डायरेक्ट हिट जा करके हमारे एमसी पर लग जाती है जिसकी वजह से वो दूर फेंका जाता है जमीन में लड़ता हुआ। उसके शरीर पे काफी ज्यादा स्क्रैचेस आ जाते हैं और तभी ये क्या इस मौके का फायदा उठाते हुए ये जो चार्ल्स होता है वो एक और स्वॉर्ड स्लैश मार देता है और इस स्वॉर्ड स्लैश को ये हमारा एमसी बिल्कुल भी डॉज नहीं कर पाता, वो उस हालत में ही नहीं होता है और ये स्लैश खतरनाक तरीके से जाकर के हमारे एमसी के हाथों पर लग जाती है और उसके शरीर पे एक खतरनाक कट लग जाता है। एमसी के शरीर से खून ही खून निकलने लगता है और तभी चार्ल्स कहता है कि तुम्हारा अंत आ चुका है और तभी वो एक खतरनाक स्लैश हमारे एमसी के ऊपर फिर से मार देता है जिससे लगते हुए हमारा एमसी काफी ज्यादा दूर फेंकाते हुए दीवार में जा लड़ता है। और तभी हमें ऑथर कहता है कि जब दो दुनियाएं लड़ती हैं तो एक नया पावर अवेकन होता है और हमारा एमसी जो कि पड़ा हुआ था जमीन में उसकी तुरंत ही आंखें खुलती हैं और तभी हमें ये सब कहां से स्टार्ट हुआ ये बताया जाता है जहां पर प्रेजेंट के सीन में हमारा एमसी होता है जो बहुत ज्यादा ही खुश होता है क्योंकि उसने एक नॉवेल रिलीज किया होता है और वो भी 400 फ्री चैप्टर्स के साथ। और जब उसकी 400 चैप्टर रिलीज हो गई तो वो बहुत ज्यादा ही फेमस हो गया और उसे आज एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को मिल रहा है जिसमें उसके नॉवेल पे एक गेम एडाप्टेशन किया जा रहा है। और ये सोच करके वो बहुत ज्यादा ही खुश हो रहा होता है कि आखिर फाइनली उसकी जो मेहनत है वो रंग लाई। सामने एक बंदा बैठा होता है जो उसे सारे डॉक्यूमेंट्स देता है और फाइनली एमसी उस पर साइन कर देता है। वो सोचता है कि आज से उसकी लाइफ काफी ज्यादा चेंज हो जाएगी और वो अपनी लाइफ को काफी अच्छे तरीके से जिएगा, पर उसे नहीं पता था कि फ्यूचर एकदम चेंज हो जाएगा। वो अपनी नींद से उठा हुआ होता है पर वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है वो सामने देखता है तो वो एक बिल्डिंग की छत पर लटका हुआ होता है और ये देखकर वो बहुत तेजी से चिल्लाता है। नीचे गाड़ियों की आवाज गूंज रही होती है और वो काफी ऊपर होता है और तभी उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या कर रहा है यहाँ पर तभी एक पर्सन उसके सामने आता है और कहता है कि मैं जानता हूं तुम कंफ्यूज हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, पर चिंता मत करो, कोई ये बुरी बात नहीं है, ये तुम्हारे अच्छे के लिए ही हो रहा है। सातो सोतो और हमारे एमसी का नाम शातो सोतो होता है और तभी हमें वही पर्सन दिखाया जाता है जिसने अपने गेमिंग डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट को हमारे एमसी से साइन करवाया था। एमसी उसे देखकर चिल्लाता है हे मेरी मदद करो, मैं गिर रहा हूं, प्लीज मेरी मदद करो। उसे देखकर एमसी सोच रहा होता है अपने दिमाग में अरे क्या ये बेवकूफ है, इनसेन है, ये मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा। और उसी की बातों को ये सामने वाला बंदा भी रिपीट करता है तुमने अभी कहा अपने दिमाग में कि मैं इनसेन हूं और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा। ये सुनकर के एमसी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या मैंने ये ज्यादा तेजी से
बोल दिया। तो इसके जवाब में सामने वाला बंदा अपनी ट्रू फेस को दिखाते हुए कहता है, नहीं, मैं एक माइंड रीडर हूं और मैं तुम्हारे दिमाग को पढ़ सकता हूं। एमसी इसे देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और कहता है, क्या ये एक माइंड रीडर है, इसका क्या मतलब हुआ? पर तभी ये जो माइंड रीडर होता है वो अपने पैरों से एमसी के हाथों पर अटैक करने लगता है और एमसी का हाथ फिसलने लगता है। वो सोच रहा होता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, क्या मैं इसी तरह से मरने वाला हूं? नहीं, मैं इस तरह से नहीं मर सकता। मैं एक नॉवेलिस्ट बनना चाहता था, अपने नॉवेल को खत्म करना चाहता हूं, नहीं, मैं इस तरह से नहीं मर सकता। और तभी उसके अंदर जीने की एक उम्मीद जगती है और जैसे ही ये होता है वो अचानक से बहुत ज्यादा ही अपनी पावर को अवेकन कर देता है और तभी वो जंप करते हुए कहता है, मैं इस तरह से नहीं मर सकता। और वो एक खतरनाक पंच इस माइंड रीडर के चेहरे पर मार देता है उछलते हुए। पर वो पंच इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो पंच लगते ही वो पूरी की पूरी बिल्डिंग ही तबाह हो जाती है। वो बिल्डिंग ब्लास्ट कर जाती है, उस बिल्डिंग में आग लग जाती है, वो जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और उसे देखकर एमसी काफी ज्यादा शॉक्ड होते हुए सोच रहा होता है कि क्या ये मैंने किया है, मैंने इस जगह को डिस्ट्रॉय किया। पर तभी ये क्या, सामने वाला जो माइंड रीडर होता है वो एमसी के गले को पकड़ लेता है और कहता है, ओह, तो तुम्हारे पास दी अथॉरिटी ऑफ बर्जर्कर है। चलो कोई बात नहीं, इस पावर के साथ तुम उस दुनिया में सर्वाइव कर सकते हो जिस दुनिया को तुमने खुद बनाया है। तो चलो देखते हैं कि आखिर तुम उस दुनिया में सरवाइव कैसे करते हो, चलो हम वहीं मिलेंगे। और ये कहने के साथ ही एमसी के गर्दन को पकड़ते हुए वो जमीन की तरफ छोड़ देता है, यानी एमसी को बिल्डिंग के बाहर फेंक देता है। एमसी की फिर गांड फटने से चीख निकल जाती है और तभी वो जमीन पर जा गिरता है। पर जैसे ही वो जमीन पर गिरता है हमें एक दूसरी ही दुनिया दिखाई जाती है जहां पर वो स्मैश करते हुए आ चुका होता है और वो उस जगह को देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि वो हरियाली से पूरी हरी भरी होती है। और तभी सिस्टम विंडो अनाउंस करता है कि स्वागत है आपका क्रॉनिकल्स ऑफ सुप्रीम हीरो के इस दुनिया में। ये देख करके एमसी काफी ज्यादा आश्चर्यचकित होता है और कहता है कि अरे, ये तो मेरी नॉवेल की दुनिया है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? पर तब ये क्या, जैसे ही उसे ये रियलाइज होता है उसके पीछे जस्ट एक भालू पड़ जाता है, वो उसे दौड़ाने लगता है। हमारा एमसी अपनी पूरी जान लगाकर वहां से भाग रहा होता है। ये सच में हिलेरियस सीन होता है और तभी वो सोच रहा होता है, एक भालू ये मेरे पीछे कैसे पड़ गया, क्या मैं यहां पर इसी तरह से मरने वाला हूं? ये भालू अपने पंजों को उठा करके एमसी पर अटैक करने जा रहा होता है पर वो सोचता है कि नहीं, मैं इस तरह से नहीं मर सकता। वो जमीन पर देखता है, उसे एक कुल्हाड़ी मिलती है और तभी वो उस कुल्हाड़ी को उठा लेता है और आते हुए जो खतरनाक बियर होता है उसके ऊपर एक खतरनाक स्लैश दे मारता है। सबसे पहले तो इस बियर के गले कटती है और उसके बाद ये जो बियर होता है वो दूर जाकर फेंका जाता है और ये इतनी दूर जाकर फेंकाया होता है कि हमारे एमसी को अपने ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि आखिर इसके पास इतनी ज्यादा पावर कहां से आ चुकी है। पर फिर वो अपनी बॉडी को देखता है और इतनी मस्कुलर बॉडी को देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और चिल्लाता है, आखिर ये क्या है? तभी वो अपने बॉडी को एग्जामिन करता है, वो देखता है अपने बाइसेप्स को जो कि बहुत ज्यादा ही मस्कुलर हो चुके होते हैं, बड़े बड़े चूचे, और उसके बाद वो अपने सिक्स पैक्स को देखता है जो कि कमाल के लग रहे होते हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि ये उसकी बॉडी है और सबसे ज्यादा उससे हर चीज फील हो रही होती है। उसके जो 5 सेंसेस होते हैं वो काफी ज्यादा एनहेंस हो चुके होते हैं और उससे ये फीलिंग आ रही होती है कि वो सब कुछ को फील कर सकता है और बिना छुए उन्हें महसूस कर सकता है। और तभी उसे कुछ और भी महकता है, वो स्मेल करता है और तभी उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई सारे बियर हैं, भालुओं की संख्या यहाँ पर ज्यादा है। और तभी वो सोचता है कि चलो यहाँ से अभी के लिए निकल चलते हैं, नहीं तो क्या पता ये कब मुझ पर अटैक कर दें। पर तभी बहुत ज्यादा ही चीखने की और तबाही की आवाज आती है जिसे देखकर एमसी शॉक्ड हो जाता है और तभी हमें इस तबाही की जगह का सीन दिखाई देता है जहां पर एक वॉरियर जो कि पेड़ के पीछे छुपी हुई होती है, वो एक लड़की होती है और वो अपने सांसों को दबाए हुए होती है ताकि उसका प्रेजेंस इन भालुओं को पता ना चले। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर टोटल 4 भालू होते हैं। एक भालू इस लड़की के सुगंध को पीछा करके उसे खोजने की कोशिश कर रहा होता है। वो लड़की बहुत ही सावधानी के साथ छुपी हुई होती है पर तभी मूवी के सीन की तरह ही उसका पैर भी एक तिनके पर पड़ जाता है जिससे कि वो तिनका टूटता है और आवाज होती है और तभी वो भालू इसे देख लेता है और एक खतरनाक रॉर के साथ वो भालू अपने पंजों से उस पेड़ के ऊपर अटैक कर देता है। पर ये लड़की वॉरियर पीछे हटते हुए इस अटैक को डॉज कर लेती है। पर तभी ये जो भालू होता है खतरनाक तरीके से गुस्से में इस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और अब इस लड़की का बचना नामुमकिन था। वो सोच रही होती है कि क्या मैं सच में अब मरने वाली हूं, अब कोई रास्ता नहीं बचा है, नहीं मैं इस तरह से नहीं मर सकती। वो अभी भी उम्मीद लगाई हुई होती है कि वो मर नहीं सकती। पर तभी ये क्या, इस भालू के ऊपर अचानक से हमारा एमसी एक खतरनाक पंच मारते हुए वहां पर आ जाता है
है और तभी इस पंच से ये भालू दूर जाकर गिरता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। हमारा एमसी अपने इस इनसेन स्ट्रेंथ को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और तभी मैचो मैन की तरह उस लड़की की तरफ देखकर कहता है, हे लड़की, क्या तुम ठीक हो? पर ये लड़की तो उसे यानी हमारे एमसी को अटीला नाम से बुलाती है और कहती है, अरे अटीला, तुम यहां पर कैसे हो? मैंने तो सुना था कि तुम मर चुके हो, तुम आखिर यहां पर कैसे आए? पर तभी वो एमसी को सावधान होने के लिए कहती है और पीछे देखने के लिए कहती है। हमारा एमसी पीछे देखता है तो 3 भालू उसकी तरफ रश करते हुए आ रहे होते हैं। उन्हें देखकर एमसी कहता है, ओह, तो इस बार 3 भालू मेरी तरफ आ रहे हैं। ये लड़की चिल्लाती है, अटीला, तुम अकेले उनसे फाइट नहीं कर सकते हो, तुम मारे जाओगे। ये सुनकर के एमसी अपने खतरनाक एविल एनर्जी के साथ कहता है, मैं देखना चाहता हूं कि मैं इनसे फाइट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। यानी वो अपने स्ट्रेंथ को यहां पर आजमाना चाहता है। एमसी तुरंत ही उछलते हुए जाता है और सबसे पहले एक भालू के ऊपर एक खतरनाक कोहनी से उसके पीठ पर अटैक कर देता है। उसकी कोहनी का जो अटैक होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो भालू जमीन पे जा लड़ता है और तभी मौके का फायदा उठाकर वो एक खतरनाक किक दूसरे भालू पे, जो कि अपना जबड़ा खोला हुआ होता है, उसके मुंह पे मार देता है, जिससे कि वो भी भालू वहीं पर नॉक आउट हो जाता है। एमसी कहता है, 2 तो गए, अब तुम्हारी बारी है। और जो तीसरा भालू होता है वो हमारे एमसी की तरफ रश करके आ रहा होता है। एमसी उसको तुरंत ही बालों से पकड़ता है जाकर के और उठा करके उस भालू को आसमान में उछाल देता है और फिर जमीन पे लड़ा देता है और तभी वो उस कुल्हाड़ी को उठा लेता है और तभी यहां पर जितने भी भालू नॉकआउट हुए होते हैं उन सबकी गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। गर्दन इन भालुओं की आसमान में उड़ रही होती है और खून की बारिश हो रही होती है। इन खून की बारिश को ये वॉरियर लड़की देख रही होती है और वो काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और तभी वो हमारे एमसी का नाम पुकारती है। हमारा एमसी अपने नाम को सुनकर के कहता है कि अरे मैं कितनी बार कहूं, मेरा नाम अटीला नहीं है। पर तभी एमसी अपनी बात कंप्लीट कर पाता उससे पहले ये लड़की एमसी के गले लग जाती है और रोना स्टार्ट कर देती है। वो कहती है कि मुझे पता था कि तुम जिंदा वापस जरूर आओगे, मुझे पता था। एमसी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है कि अरे भाई, मैं वो नहीं हूं। पर तभी ये लड़की कहती है कि चलो गांव में चलते हैं और वहां पर जब तुम्हें सब लोग देखेगा ना तो काफी ज्यादा खुश होगा। एमसी अपने मन में अभी भी सोच रहा होता है कि अरे आखिर ये बंदा है कौन, इस कैरेक्टर का आखिर नाम अटीला है क्या? और तभी उसके दिमाग में अचानक से एक लाइट फ्लैश होती है और उसे अपने मॉब कैरेक्टर का सारा डिटेल पता चलता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसका नाम क्या है। और फ्लैश लाइट की तरह ही उसके दिमाग में उसकी सारी यादें, अटीला की सारी यादें आने लगती हैं कि कैसे वो पैदा हुआ, कैसे उसके ट्राइब में वो बड़ा हुआ। और जब एज ऑफ सेरेमनी का दिन आता है तो उन सारे वॉरियर्स के कबीले में हर एक बंदे को वर्दी बनने के लिए भालुओं का शिकार करना पड़ता है और मैं भी भालुओं का शिकार करने के लिए गया हुआ था। पर मेरे कबीले में ही एक कॉन्सिप्रेंसी के चलते, यानी किसी के षड्यंत्र के चलते मुझे मरवा दिया गया। इन यादों को देखने के बाद एमसी सोच रहा होता है कि काश मुझे चार्ल्स की बॉडी में रिकारनेट किया गया होता, ना कि इस मॉब कैरेक्टर के बॉडी में। पर चलो कोई बात नहीं, मैं बारबेरियन ट्राइब से बिलोंग करता हूं तो वहां जाकर मुझे कुछ तो पता चली जाएगा मेरे बारे में। और तभी वो उस लड़की को देखता है और कहता है कि चलो चलते हैं यहां से। पर तभी वो देखता है कि लड़की की बॉडी पे काफी सारे स्क्रैचेस लगे होते हैं और वो इन सिचुएशन को देख के कहता है कि हे, आ जाओ, मेरे पीठ पे बैठ जाओ। ये देख करके ये वॉरियर लड़की कहती है कि अरे तुम्हें पता है यहां से हमारा जो कबीला है ना वो 20 किलोमीटर दूर है, तो क्या तुम वहां तक जा पाओगे? ये सुनकर के एमसी कहता है, चिंता मत करो, आज वो भी हम टेस्ट कर लेंगे। और जैसे ही ये लड़की हमारे एमसी की पीठ पे चढ़ती है, एमसी फुल स्पीड में वहां से भागने लगता है और उसकी पीठ पर बैठकर ये लड़की भी काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। फिर तभी हमारा एमसी हमें दिखाया जा रहा होता है जो कि बंदरों की तरह जंप करते हुए एक चोटी से नीचे कूद जाता है और वो पेड़ों की डाली पर उछलते हुए एक फल को तोड़ते हुए जमीन पर लैंड करता है और तभी उस फल को खाते हुए उसे काफी ज्यादा ही यम्मी लगा होता है वो फल। वो कहता है कि क्या तुम भी खाना चाहोगी लड़की? वो लड़की काफी ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है मजाक मत करो। इसी के साथ हमें वुल्फ ट्राइब दिखाया जाता है जहां पर एमसी फाइनली पहुंच चुका होता है और उसे देख करके वहां पर लोग उसे घेर लेते हैं और कहते हैं, अरे अटीला तू जिंदा वापस आ गया, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो रूमर सुने थे कि भालू ने इसे मार दिया। पर हमारा एमसी वहां की सीनरी को देखता है और वो वैसा ही होता है जैसा कि उसने अपने नॉवेल में बनाया था। उस जगह को देखकर उसे सच में अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता और एक नॉवेलिस्ट होने पे उसे काफी ज्यादा गर्व महसूस हो रहा होता है। पर तभी वहां पर किसी की एंट्री होती है भारी कदमों के साथ। कोई आगे बढ़ता है और हमारा एमसी का नाम चिल्लाता है। उसे देख करके हमारा एमसी काफी ज्यादा डर जाता है और एक बात उसे श्योर पता होती है कि ये और कोई नहीं बल्कि एमसी यानी अटीला का फादर है, जो कि बहुत ज्यादा ही ताकतवर है और वुल्फ ट्राइब का चीफ्टेन है। इसने अकेले ही 5000 लोगों को मारा हुआ है। और तभी ये हमें व्यक्ति दिखाया जाता है इंटिमिडेट ऑरा के साथ। हमें बताया जाता है कि ये ब्लैक वुल्फ ट्राइब का चीफ्टेन है और इसका नाम मुनजुक है। मुनजुक कहता है, तुम्हें कुछ कहना है मेरे बेटे? और इसके जवाब में अटीला काफी ज्यादा डरते हुए कहता है कि मैं घर वापस आ गया। और एमसी को लगता है कि उसे काफी ज्यादा
ज़्यादा पिटाई मिलने वाली है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। उसका फादर उसे गले लगा लेता है और रोते हुए कहता है कि मेरे बच्चे, मुझे पता था तुम वापस जरूर आओगे, जैसा कि हमारे शामन ने भविष्यवाणी की थी कि तुम मरकर फिर से जिंदा होगे और तुम हमारे इस ट्राइब के प्रोटेक्टर बनोगे। ऐसा हुआ तो चलो, आज का दिन काफी ज्यादा खुशनुमा है, इसलिए हम आज पार्टी करेंगे। और इसी के साथ वो पार्टी का अनाउंसमेंट कर देता है। हमें रात का समय दिखाया जाता है जहां पे ये पार्टी स्टार्ट हो जाती है। अनेक प्रकार के खाना बने होते हैं और एमसी भी बहुत सारा खाना खा रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं जितना चाहूं उतना खा सकता हूं और मेरी भूख कभी मिटेगी ही नहीं। पर तभी एक व्यक्ति आता है और उसे ड्रिंक ऑफर करता है। एमसी उस ड्रिंक को एक्सेप्ट कर लेता है और पीने लगता है। पर तभी वो बगल में देखता है तो एक लड़की डांस करने के लिए रेडी हो जाती है और वो स्टार्ट कर देती है डांस। और तभी हमें बताया जाता है कि जो डांस स्टार्ट हो रही है ये द ग्रेट मार्शल गॉड को रिप्रेजेंट करती है, जो हमारे ट्राइब के प्रोटेक्टर भी हुआ करते थे। ये कहानी ऐसी है कि जो ग्रेट प्रोटेक्टर थे, हमारे ग्रेट किंग थी, उनको उनके दुश्मनों ने मार दिया था, पर अचानक से वो फिर से जिंदा हो गई और फिर वो काफी ज्यादा ताकतवर बन गई और अपने ट्राइब की प्रोटेक्शन की। और उन्हीं की याद में हम इस डांस को प्रेजेंट करते हैं और ये लड़की काफी अच्छी तरीके से उस डांस को प्रेजेंट कर रही होती है। और उसके डांस को खत्म होता हुआ देख सभी बहुत ज्यादा ही चीयर्सफुल हो जाते हैं। हमारा एमसी भी मेस्मराइज्ड हो जाता है इस डांस को देखकर। पर तभी वो सोचता है कि अगर सच में ये मेरा नॉवल वर्ल्ड है और अगर सच में ये सारी चीजें वैसी ही हैं तो फिर यहाँ पर एक ऐसी जगह भी होगी जहां पर मुझे जाना है और वो फेरी लैंड है। वहां पर इस दुनिया के, इस नॉवल वर्ल्ड के बहुत ही ताकतवर मैजिशियंस रहते हैं और उन्हीं के पास मेरे सवालों के जवाब होंगे कि आखिर मैं इस नॉवल वर्ल्ड से बाहर कैसे निकल सकता हूं। और जब मुझे वो पता चल जाएगा तो मैं जरूर यहां से बाहर निकलने का ट्राई करूंगा। पर तभी वहां पर कोई आता है हमारे एमसी का नाम लेते हुए और कहता है, वाह तुमने तो कमाल कर दिया अटीला। और हमें वो व्यक्ति दिखाया जाता है, ये और कोई नहीं बल्कि ब्रेडा होता है, जिसने हमारे एमसी को मारने का षड्यंत्र रचा होता है और ये हमारे एमसी के फादर का भाई भी है। ब्रेडा काफी ज्यादा ओमनियस एनर्जी के साथ कहता है, अटीला इसी के साथ तुम अब हमारे गोल्डन बेल्ट वॉरियर बन चुके हो, तुम्हें सम्मान प्राप्त हो चुका है। एमसी भी काफी ज्यादा फियर्स आंखों के साथ कहता है कि हाँ धन्यवाद अंकल। और तभी हमें गोल्डन बेल्ट वॉरियर के बारे में बताया जाता है कि इस ब्लैक वुल्फ ट्राइब में गोल्डन वॉरियर का जो टाइटल होता है वो सिर्फ उन्हें दिया जाता है जो काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। और अगर आपको ये टाइटल एक बार मिल जाता है तो आप नेक्स्ट चीफ्टेन बनने के दावेदार बन जाते हो। और यही चीज इस अंकल को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसी वजह से इसने मुझे मरवाया था। और तभी ये जो ब्रेडा होता है वो हमारे एमसी को एक ड्रिंक ऑफर करता है और कहता है चलो टोस्ट करते हैं। पर तभी एमसी को इस ड्रिंक में कुछ महक आती है और उस महक को ध्यान देते हुए वो हमारा एमसी समझ जाता है कि ये अंकल क्या करने की कोशिश कर रहा है और वो इस ड्रिंक को उसी के सामने गिरा देता है और कहता है कि नहीं, मैं आपके साथ टोस्ट नहीं करूंगा। और वो खुलेआम इस ब्रेडा को एक फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। पर ये जो ब्रेडा होता है वो हमारे एमसी को साफ इनकार कर देता है फाइट से और कहता है कि तुम इतना ज्यादा सफर करके आए हो, एडवेंचर करके आए हो, तो अभी तुम्हें आराम करना चाहिए, कॉकी बनने की कोशिश बिल्कुल मत करो, समझ गए ना। अभी के लिए एंजॉय करो क्योंकि यही वक्त तुम्हारे लिए सबसे एंजॉयफुल है। और ये बोलने के साथ ही ये ब्रेडा वहां से चला जाता है। एमसी चिल्लाते रह जाता है पर उसका वो जवाब नहीं देता। एमसी को पता चल जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो एमसी के भी पावर्स को जानता नहीं है और उससे जानना है कि आखिर मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूं, उसके बाद ये मुझ पर अटैक करेगा। फिर हमें एक मरी हुई रैबिट दिखाई जाती है जिसे एक बच्चे ने मारा होता है और वो चिफ्टन को दिखाते हुए कहता है कि देखिए चिफ्टन, मैंने पहली बार एक रैबिट का हंट किया है। और ये देख करके चिफ्टन उस बच्चे को काफी ज्यादा प्रेज करते हैं और ये सारा सीन देख रहा होता है हमारा एमसी, जो अपने मन में सोच रहा होता है कि सच में ये जो चिफ्टन है वो काफी ज्यादा दयालु व्यक्ति हैं और ये अपने भाई, छोटे भाई ब्रेडा से एकदम अलग हैं। वो अगर अंधकार है तो ये उजाला है। उसके मन में एक सवाल उठ जाता है कि अगर मेरे पिताजी होते हैं तो क्या वो भी मुझे इसी तरह से प्रेज करते हैं। और तभी अटीला के फादर उसे बुलाते हैं। ये देखकर अटीला काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। अटीला फादर के पास जाता है और जो फादर होते हैं वो अटीला को गोल्डन रोब देते हैं और वो उसे दिखाते हुए कहते हैं कि क्यों शॉक लग गया ना तुमको, तुम इस पिछले हो चुके हो ना, क्योंकि तुमने इतना महान काम किया है जिसकी वजह से तुम्हें गोल्डन बेल्ट वॉरियर का खिताब दिया जाता है, तो लो इसे अपनी बॉडी पे बांध लो। एमसी इस बेल्ट को लेकर के अपनी बॉडी पे बांधने की कोशिश कर रहा होता है पर उसे बांधना नहीं आता, तो वो अजीब तरीके से अपनी बॉडी पे इसे बांध लेता है जो कि काफी ज्यादा फनी होता है। उसके पिता पूछते हैं कि आखिर क्या परेशानी होगी। एमसी बताता है कि लगता है भालुओं से लड़ाई करके मेरे हाथ थोड़े नम पड़ गए हैं, इसलिए क्या आप इसे बांध देंगे। ये जो पिताजी होता है वो उसके सारे रोप को खोलता है और उसे बांधना स्टार्ट कर देता है और वो कह रहा होता है कि सच में इन रोप्स को बांधकर तुम्हारे ऊपर, इस बेल्ट को बांधकर मुझे बचपन की याद आ गई तुम्हारी, जब मैं तुम्हारे दूसरे बेल्ट्स को बांधा करता था। ये काफी ज्यादा नॉस्टैल्जिक है। और तभी
एमसी इस सीन को देख रहा होता है, उसे काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा होता है। वो सोचता है कि मैंने अपनी वर्थ से तो ये गोल्डन बेल्ट नहीं पाया है, पर सच में मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूं। और सभी वहां पर फिर एंजॉय करने लगते हैं, पार्टी चल रही होती है। पर इन पार्टी के बीच में एक परेशानी आ जाती है। जो इसके पिताजी का बूझ होता है वो अचानक से आसमान में उछल जाता है और ये जो चीफ्टन होते हैं उन्हें काफी ज्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ये देखकर एमसी चिल्लाता है पिताजी, पर तब तक बहुत ज्यादा ही देर हो चुकी होती है और हमें दिखाया जाता है कि चीफ्टन का चेहरा पूरी तरीके से मॉन्स्टर्स में चेंज हो चुका होता है और वो खुद भी एक मॉन्स्टर बन चुके होते हैं। एमसी काफी ज्यादा शॉक्ड होते हुए अपने पिताजी की कंडीशन को चेक करता है कि आखिर इन्हें हुआ क्या है, और तभी वो बूझ को चेक करता है, उसमें किसी प्रकार का पॉइजन नहीं मिला होता। वो सोचता है कि आखिर ये कैसी कंडीशन में आ गए हैं, और तभी उनके खूंखार चेहरे को देखने के बाद वो स्टेटस विंडो को, अपने पिताजी के स्टेटस विंडो को चेक करता है, जहां पर उनका जो इस समय फॉर्म होता है वो बर्जर्क फॉर्म होता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। और इसके इस फॉर्म को देखकर एमसी को समझ में आने लगता है कि आखिर इनके साथ क्या गड़बड़ है। इस बर्जर्क मोड को जरूर ब्रेडा ने ही इनके अंदर अवेकन किया होगा और इसकी वजह से ब्रेडा चाहता है कि अपने हाथों से ही ये जो चीफ्टन है वो इन सारे लोगों को यहां पर मार दें जो इनसे प्यार करते हैं, जो इनकी तरफ लगाव रखते हैं। और खुद के लोगों को मारने के बाद ब्रेडा ऑटोमेटिकली ही इस ट्राइब का चीफ्टन बन जाएगा और उसके खिलाफ कोई भी खड़ा होने की पावर नहीं रखेगा। इस षड्यंत्र को जानने के बाद हमारा एमसी गुस्से में होता है और वो सोचता है कि ये माफी के काबिल नहीं है, पर तभी इसका फादर रोर करने लगता है और हमारे एमसी पर अटैक कर देता है। दोनों के ही पंजे एक दूसरे से लड़ जाते हैं। एमसी भी उसे होल्ड बैक करने की कोशिश करता है पर वो रोक नहीं पाता और ये जो फादर होते हैं वो अपने हाथ को छुड़ाते हुए एमसी के ऊपर एक खतरनाक पंच दे मारते हैं, जिससे कि एमसी को एक खतरनाक झटका लगता है और वो दूर फेंका जाता है। और तभी वो सोचता है कि ये बहुत ज्यादा ही ताकतवर है, मैंने नहीं रोक सकता। और तभी ये क्या चीजें और ज्यादा ही खराब होने लगती हैं और ये जो फादर होते हैं वो ब्लैक वुल्फ की पावर को अनलीश कर देते हैं, जिसकी वजह से वो और ज्यादा ही बर्जर्क मोड में चले जाते हैं और बर्जर्क मोड में ही एक खतरनाक पंच फिर से हमारा एमसी के शरीर पे मार देते हैं। एमसी से ब्लॉक करने की कोशिश तो करता है पर ये काफी ज्यादा लेट हो चुका होता है और दूर फेंका जाता है। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग वहां से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं इस खतरनाक चीफ्टन को देखकर और सभी भागे रहे होते हैं कि एक महिला पैर फिसलता है उसका और वो गिर जाती है और उसका बच्चा कहता है माँ उठिए, हमें यहाँ से जाना होगा। उसकी माँ कहती है नहीं तुम जाओ, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, तुम बस यहाँ से निकलो। पर तभी देर हो जाती है। ये जो चीफ्टन होते हैं सभी को दौड़ाने लगते हैं और उस महिला की तरफ भी आ चुके होते हैं, उस पर अटैक करने जा रहे होते हैं। पर ये बच्चा वहां पे खड़ा हो जाता है एक वॉरियर की तरह और कहता नहीं माँ मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, और वो लड़ने के लिए वहां पे तैयार हो जाता है। चीफ्टन अटैक कर देते हैं पर तभी ये जो हमारा एमसी होता है वहां पे आ जाता है, इस अटैक को ब्लॉक कर देता है और कहता है कि बच्चे तुमने कमाल का काम किया, अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करके अब यहां से जाओ। सभी को वो आदेश दे देता है कि जल्दी से इन सबको बाहर निकालो। सभी वहां से जाने लगते हैं और तभी वो फाइनली सोच रहा होता है कि किसी तरह से मुझे इन्हें रोकना पड़ेगा। और तभी वो इन जो फादर होते हैं उनके हर एक पंच को ब्लॉक करने लगता है, उनके हाथ को पकड़ने लगता है, पर फिर भी एक दो पंच इसे लगी जाता है। वो बार बार इसके पेट पे मारे जा रहे होते हैं और तभी एमसी को रियलाइज होता है कि अब इन्हें रोका नहीं जा सकता बल्कि इनसे लड़ना पड़ेगा। वो भी तैयार हो जाता है इनसे फाइट करने के लिए और काफी सारा ही खतरनाक फाइट यहाँ पे होने लगता है, जहां पे एमसी अपने पिताजी को पंच मारता है तो वो भी एक पंच खाता है, किक मारता है तो वो भी एक पंच फिर से खाता है और लगातार ये सब कंटिन्यू होता रहता है। पर फिर वो काफी सारे लगातार पंचेस मारता है पर उनका कोई भी फर्क अपने पिताजी पे नहीं पड़ रहा होता और ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। और तभी इसके पिताजी लगातार एक पे एक पंच इसे मारे जा रहे होते हैं। ये पंचेस इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि एमसी वहां पर गिर जाता है और इसी के साथ वो हार मानने तक को रेडी हो जाता है। पर तभी वो सोचता है कि नहीं, अगर मैं हार मान गया तो फिर मेरे पिताजी ही नहीं यहाँ पर सभी लोग मारे जाएंगे, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और तभी वो अपने स्ट्रेंथ स्किल को एक्टिवेट कर देता है जिसका नाम वेलोर होता है और जैसे ही वो एक्टिवेट होता है वो रश करते हुए जाता है, उसके पिताजी भी रश करते हुए आते हैं और तभी वो अपने सर से इन पिताजी के चेहरे पर अटैक कर देता है और ये काफी खतरनाक अटैक होता है जिसकी वजह से ये जो फादर होते हैं उनके सर में एक कील घुसी होती है, वो कील बाहर निकल जाती है और वो दूर फेंका जाते हैं। पर एमसी अपनी सारी स्ट्रेंथ का यहाँ पर इस्तेमाल कर चुका होता है और वो जमीन पर पड़ जाता है। वो सोच रहा होता है क्या सब कुछ खत्म हो गया, मैं नहीं प्रोटेक्ट कर पाया सबको। पर तभी वो ध्यान देता है कि इस पिताजी के शरीर में जो एविल एनर्जी थी और जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो सभी ऑफ हो चुके होते हैं और वो नॉर्मल हो चुके होते हैं।